नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 फरवरी को फिर से अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। जो पहले 6.25 था उसमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अब जो रेपो रेट है वो 6.50 है। तो इसका इफेक्ट ये होगा, आपकी जो लोन की ईएमआई है वो बढ़ जाएगी, आपने किसी भी तरीके के लोन लिए हैं वो बढ़ जाएगी। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे फर्क डालेगा। चलिए तो पहले देखते हैं। मैंने आपको थंबनेल पे जो लिखा हुआ है देखिए, ये जो रेपो रेट है ये 4 साल में सबसे ज्यादा है। तो पहले हम देखते हैं कि रेपो रेट की हिस्ट्री क्या रही है, कितनी कितनी परसेंट की रही है। तो ये देखिए, ये हिस्ट्री रेट है रेपो रेट की। तो जो लास्ट 6.50 पे जो रेट रहा था वो 1 अगस्त 2018 को रहा था, जो रिवाइज हुई थी 7 फरवरी 2019 को। तो 19 से लेके आज 23 चल रहा है। अभी तक इसमें 6.50 का रेट टच नहीं किया था। अभी ये लास्ट 7 दिसंबर का दिखा रहा है। 7 दिसंबर के बाद आपको जो 8 फरवरी का डेटा है वो इसमें अपडेटेड नहीं है। 8 फरवरी को ये 6.50 हो गया है। तो पहले ये आप पे इफेक्ट कैसे डालेगा, चलिए आपको एक सिंपल से कैलकुलेटर से समझाते हैं, लोन के कैलकुलेटर से। तो सपोज कीजिए कि आज से आपने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आपने 50 लाख का लोन लिया होगा। तो इंटरेस्ट रेट समवट वेयर आपको मिला होगा 7% या 7.15 के आसपास। मैं 7% मान लेता हूं। तो आपको ईएमआई 50 लाख की 20 साल के लिए 38,000 रुपए भरनी होगी, 38,500 रुपए। बट अब ये अगर 9% हो गया तो क्या होगी, आपकी जो ईएमआई है वो 38,000 से बढ़ के 44,986 रुपए हो गए। मतलब ऑलमोस्ट 5 से 5,500 रुपए की इंक्रीज। आप देखेंगे जो इंटरेस्ट टोटल पेबल है उसमें भी इंक्रीज हो गया। ये अभी 9% पे 57 लाख आपको पे करने हैं 20 साल में, जबकि 7% पे आपको 43 लाख ही पे करने थे ऑलमोस्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एक एक पाई अपनी एलिजिबिलिटी का निकाल के लोन लेते हैं। से सपोज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी, आपने ये लोन ले लिया, 50 लाख का लोन ले लिया। आपको खैर जो गवर्नमेंट बैंक है उसने तो नहीं करा होगा, लेकिन प्राइवेट बैंक कर देती है इस तरीके की चीजें। अब उस केस में क्या होगी, अगर आपके रेट बढ़ गए हैं तो अब आपको घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो इस केस में आप डिफॉल्ट करोगे। डिफॉल्ट करने के बाद यार रिस्ट्रक्चरिंग में जाओगे, फिर ये सारी ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें। मैं अभी उस मैटर पे नहीं जा रहा। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगी और इससे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। अब बोलेंगे डिपॉजिटर पे क्या इफेक्ट होगी। तो डिपॉजिटर अभी जैसे मान लीजिए आपकी लोन की अगर रेट बढ़ी है तो ऑफकोर्स डिपॉजिट की भी रेट बढ़ती है। और अगर डिपॉजिट की रेट बढ़ती है तो क्या होगा कि आपके जो डिपॉजिटर हैं वो ज्यादा बैंक में पैसे डालेंगे। हो सकता है कि कहीं पुरानी जगह पे आपकी जो एफडी पे रेट 5% मिल रही थी, आज की डेट में एफडी पे रेट ऑलमोस्ट 7 या 7.5% मिल रही है, तो वहां से ब्रेक करके आप यहां डालेंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था जहां पर रिटर्न आपको 5% या 6% एनुअली मिल रहा है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो वहां से आप ब्रेक करके आप एफडी में पैसे डालोगे। तो इस तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज होगी। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या करें, अगर आपके पास आइडल फंड है जिसपे कि आपको अर्निंग हो रही है वो 9% से कम है, तो उसको आप लोन में लिक्विडेट करा दें, सारा कुछ देखते हुए। क्योंकि अगर मान लीजिए हाउसिंग लोन है तो इसमें आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, उस सब का इफेक्ट देखते हुए। चलिए मैं उस डिस्कशन पे नहीं जाता। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांता दास, उन्होंने इस रेपो रेट को इंक्रीज को लेके क्या बोला है। Interest rates have just moved into the positive territory. We had negative interest rates for the last 3 years, and persistent, the continuation of negative interest rates for far too long can create instability in the financial system. So the interest rates have just now moved into the positive territory. जिनको शायद आवाज की प्रॉब्लम रही हो, मैं बता दूं कि इन्होंने बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जस्ट मूव टू द पॉजिटिव टेरिटरी। मतलब क्या अब तक इंटरेस्ट रेट नेगेटिव था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट होता क्या है। नेगेटिव इंटरेस्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपने किसी को 100 रुपए लोन दिए, 100 रुपए लोन दिए, उसने बोला कि भैया मैं 5% पे लोन देता हूं। मतलब 1 साल के बाद वो आपको 105 रुपए रिटर्न करेगा। बट आज की डेट में इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, आज की डेट में अगर मैं कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है और 5% की इन्फ्लेशन रेट है तो 1 साल के बाद वही चीज मुझे 105 रुपए में मिलेगी। आपने मान लेते हैं
कि जिस टाइम आपने लोन दिया उस टाइम इन्फ्लेशन 3% था। मतलब फिर भी अगर आपको 2 रुपए का बेनिफिट है कि आज अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो वो 1 साल बाद 103 रुपए में मिलेगी, बट आपको 105 रुपए आएंगे, तो 2 रुपए की बेनिफिट है। बट आप सोचो कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे 6% होता, मतलब आज जो एक चीज 100 रुपए की मिल रही है, 1 साल बाद वो 106 रुपए की मिलेगी और आपको अर्निंग 105 रुपए की, मतलब टोटल जो आई है पैसे वो 105 रुपए ही आई है। मतलब 6 रुपए का आपका एक्सपेंस बढ़ गया लेकिन 5 रुपए की ही अर्निंग बढ़ी। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, सिंपल टर्म में, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाता। तो अब हम जानते हैं क्या सच में ऐसा था। तो आइए देखते हैं, ये रेपो रेट की हिस्ट्री है और दूसरा मैंने ये इन्फ्लेशन की एक हिस्ट्री ली है। तो चलते हैं, ये 4 इन्फ्लेशन का मेरे पास डेटा है, 18, 19, 20 और 21। 18 में इन्फ्लेशन 3.94 था। हम देखते हैं कि हमारी इंटरेस्ट रेपो रेट क्या थी। तो जो 2018 में हमारी रेपो रेट थी 6 to 650 के आसपास थी। आप देख सकते हैं अगर जिस टाइम में हमारी इन्फ्लेशन 3.94 थी, रेपो रेट हमारी 6.50 या 6% के आसपास थी। मान लेता हूं कि, तो इसको ऐसे समझिए, अगर मैं कोई एक बैंक हूं और मैं अगर आपको एक हाउसिंग लोन दे रहा हूं, मान के चलता हूं मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, जो रेपो रेट पे मुझे रिजर्व बैंक से मिल रहा है उतने पैसे पे ही मैं दे दूं, तो मैं आपको 6% पे लोन दे रहा हूंगा, जबकि इन्फ्लेशन कितनी है, ये 3.94 है। तो अल्टीमेटली इसके बाद भी, मतलब ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं है, इन्फ्लेशन से ज्यादा बैंक के पास पैसे आएंगे। या अगर इसको अपोजिट सोचे, अगर एक सिंपल सी चीज है, हर चीज तो लैंडिंग रेट और रेपो रेट पे डिसाइड होती है। अगर रेपो रेट 6% है तो डिपॉजिट का रेट मान लेते हैं 1% का 5% होगा। तो अगर आपने एफडी में पैसे रखे कहीं पे, वो 5% पे आपको रेट मिल रहा है, लेकिन आपको जो इन्फ्लेशन है वो 4% है, फिर भी आपको 1 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस इज पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट। अब देखते हैं कि आगे कहां कहां क्या होता है। हम ये मान के चलते हैं 2020 में जब 6.62 था इन्फ्लेशन, तो 2020 में हमारी समवट जो इन्फ्लेशन थी वो 4.40 के आसपास थी। मैं 4.40 अगर मैक्सिमम लूं तो 4.40 के आसपास हमारी इन्फ्लेशन, रेपो रेट थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4.40 के आसपास मेरी रेपो रेट है तो मैं डिपॉजिटर को कितने पैसे लोन दे रहा हूं, डिपॉजिटर को कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 4.40 है तो 4% मैक्सिमम इतनी इंटरेस्ट दे रहा हूँ। बट इन्फ्लेशन 6.62 है, मतलब मैं अपने पैसे बैंक में रख के आपसे जो अर्निंग मांग रहा हूं वो 4 रुपए की आ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ जा रहे हैं 6.62% से। तो ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का एक इंडिकेशन है। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपको बैंक में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो आप बैंक से इसे निकाल के किसी और जगह इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, लैंड में इन्वेस्ट करोगे, घर खरीदोगे, कुछ भी इन्वेस्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिर से मार्केट में ग्रोथ आएगी। ये ग्रोथ बढ़ाने का तरीका है आरबीआई के द्वारा। अभी अब देखते हैं जो शशिकांता दास जी ने बोला कि अब देखिए, अब मानते हैं कि 6.25 की रेट, अभी 6.50 है, मान लेते हैं दिसंबर में 6.25 की रेपो रेट है 2022 में, और 2022 में 2021 का डेटा अवेलेबल है तो मैं 2021 पे चलता हूं, या मैं आज की इन्फ्लेशन ले लेता हूं। आज इन्फ्लेशन है 5.72 दिसंबर में, बट हमारी रेपो रेट कितनी है 6.25। तो अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया। कैसे? अगर मान लीजिए 6.25 है, इससे 50 पैसे कम में मेरा एफडी रेट रहा होगा, मोस्टली यही रहता है, तो ऑलमोस्ट 5.75 मेरा जनरल एफडी रेट रहा होगा, जबकि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन है 5.72, तो ये ऑलमोस्ट लेवल पे था। और अभी जो 25 पैसे और इंक्रीज हुई है, ये जस्ट एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेपो रेट ने इसको क्रॉस किया है, ब्रीच किया है, मतलब अब पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब इन्फ्लेशन 5.72 ये बहुत ज्यादा है, लेकिन नवंबर से कम है, 5.88 से कम है। बट अगर हम इन्फ्लेशन की कंट्रीज पे नजर डालें तो देखिए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है वो वेनेजुएला में 1198% की। ये टॉप 10 कंट्री है जहां पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। आते हैं इन्फ्लेशन की डेटा अगर देखें तो सबसे टॉप पे चाइना है जिसमें जो इन्फ्लेशन है 2.1 है, बट ये 1.8 से 2.1 हुआ है।
इसी तरीके से इंडिया आपको यहाँ दिखेगा जो 5.88 से 5.72 हुआ है। तो इंडिया से आगे ये 5-6 देश ही हैं। इसके नीचे अगर आप यूएस को देखें एक बार, यूएस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7.1 से 6.52 हुआ है, बट स्टिल ये इंडिया से ज्यादा है। ये क्यों अभी ये इंक्रीज हो रहा है? ये इसलिए अभी इन्फ्लेशन इंप्रूव इसीलिए हो रही है, इंप्रूव मतलब कम इसीलिए हो रही है क्योंकि चाइना में तो इम्पैक्ट बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो चाइना में इम्पैक्ट बढ़ी है, बट बाकी सारी कंट्री में ऑन एन एवरेज कम हो रही है। वो इसलिए क्योंकि कोविड के बाद अब मार्केट पिक कर रही है और कंट्री धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। जो यूक्रेन क्राइसिस था उससे भी उभरने की कोशिश की जा रही है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि जो रसिया और यूक्रेन की जो वॉर है उससे कंट्री उभर चुकी है, कोशिश की जा रही है। अब आते हैं कि क्या रेपो रेट कम हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुई। अभी आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन आपकी 588 से 572 हुई, बट रेपो रेट बढ़ा दिया गया। तो क्या रेपो रेट कम हो सकता है? इस पे बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे पास। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अभी 2023 के लास्ट में अगर कुछ हो सकता है, तो अगर जो ग्रोथ दिख रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन अभी रिड्यूसिंग ट्रेंड में जा रही है, अगर ये चलता रहा तो 2023 के लास्ट तक जाके या आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर के पास जाते जाते आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखेगी और रेपो रेट कम होना दिखेगा। बट उससे पहले तक रेपो रेट के कम होने के कोई भी आसार नहीं दिखते हैं। अब क्या रेपो रेट में 25 पैसे बढ़ गए तो क्या मेरा इंटरेस्ट रेट 25 पैसे बढ़ जाएगा? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें बैंक को फ्री किया हुआ है कि आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन कम कर लो, कम रेट बढ़ाओ। से 25 पैसे मैंने बढ़ाया, आप 10 पैसे बढ़ाओ, आप 15 पैसे बढ़ाओ। ये अप टू द बैंक है, इसमें आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।